How can individuals in their 20s start investing? We have to start valuing your own things that you possess right now. जो आपके हाथ में है वो आपके लिए सब कुछ है. The game is not over until you win. You are a winner and winner don't do different things, they do the things differently. What are the benefits and risk in the stock market, Indian stock market? इसलिए कुछ बड़े लोगों ने बोला है कम आओगे तो कम आओगे, मार्केट में कम आओगे, जितना कम आप आएंगे उतना पैसा कमाएंगे. पैसा कमाना बहुत डिफ़िकल्ट है, पैसा गंवाना बहुत आसान है. सो देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक स्ट्रीमलाइन है बिजनेस में, स्टॉक मार्केट में. जैसे ये एक एंटिटी है, ये एक रिस्की एलिमेंट है. इसमें इसका लेवरेजिंग जो है 100 टाइम्स होता है. जर्नी स्टोरी में सुरजय सर का स्वागत है. कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपने बुलाया मुझे. थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस ऑन जर्नी स्टोरी. बेंगलोर से इधर आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई बात नहीं. जहाँ पे अच्छे काम होते हैं, बेंगलोर का फैसला क्या, कहीं से भी आ जाएंगे लोग. थैंक यू सो मच सर, दैट्स अ ग्रेट आंसर. आज जो सुरजय सर है, ही इज़ एक्चुअली करंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक. आज हम बैंकिंग एंड फाइनेंस के बहुत डीप में बातें करेंगे, बेसिक टू एडवांस. जस्ट बी विथ अस ऑन जर्नी स्टोरी टू वॉच दिस फुल पॉडकास्ट. हमारे जो ऑडियंस है वो अराउंड 18 to 44 एज ग्रुप की है. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो 18 to 44 एज ग्रुप के उसके अंडर ही में आता है, बिलो 20s में हूँ मैं. तो बेसिकली मैं एक क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज नथिंग अबाउट द फाइनेंस इटसेल्फ, और मुझे लगता है आप उसे बहुत अच्छे से आंसर दे पाएंगे. सो नाउ द थिंग इज, हाउ कैन इंडिविजुअल्स इन देयर 20s स्टार्ट इन्वेस्टिंग इफेक्टिवली? सो देखिए, कैपिटल होता है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा हो. तो वी हैव टू स्टार्ट वैल्यूइंग योर ओन थिंग्स दैट यू पोजेस राइट नाउ. जो आपके हाथ में है वो आपके लिए सब कुछ है. पहले तो उसको वर्थ देना पड़ेगा हमको कि भाई इससे छोटे से मैं बड़ा बन सकता हूँ, बड़ा से तो बड़ा नहीं बनूंगा. जब आप मिड 20s में हैं तो आप सोच सकते हैं कि मेरे पास क्या क्या है और उससे मैं क्या क्या लेवरेज कर सकता हूँ. हाउ वेल आई कैन डिफाइन दैट एंड हाउ टू बिल्ड फ्रॉम देयर. तो ये दो चीज़ एक पॉजिटिव मोमेंटम को लेके आता है. जब पॉजिटिव मोमेंटम मुझे मिलता है तो मैं वो चीज़ों को लेवरेज कर सकता हूँ. रही बात इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट के बहुत सारी चीज़ें हैं. एक तो आप खुद एक स्टार्टअप निकाल सकते हैं, आप एक प्रोप्राइटर बन सकते हैं, और जिसमें आप कम कैपिटल यूसेज हो, सर्विस इंडस्ट्री जैसे बोलते हैं, उसमें आप शुरू कर सकते हैं. कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, और उसमें आप अगर 6 महीने 1 साल कुछ प्रूव कर सकते हैं तो आजकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वो आगे आते हैं एंड दे हेल्प यू, दे गिव यू सब्सिडी. गवर्नमेंट भी आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स के लिए सब्सिडी देते हैं. तो दैट इज़ वन लाइन ऑफ बिजनेस यू हैव. सेकेंड लाइन ऑफ बिजनेस ये है कि आपके हाथ में अगर स्किल है, आप फाइनेंस स्टूडेंट है या आप इंजीनियर है, आप टेक्नोलॉजी को समझते हैं, लॉजिक्स को समझते हैं, तो आप फाइनेंशियल मार्केट में उतर सकते हैं. आप फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं. तो आज अगर आपके पास स्ट्रेटजीज है, स्किल्स हैं, आप समझ पाते हैं मार्केट बिहेवियर को, कैंडल पैटर्न को, तो आप उसमें भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके आप अपना करियर को लेवरेज कर सकते हैं, जिसमें वो एक भी इन्वेस्टमेंट होता है. मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में आइए, स्टॉक में आइए, जो कि ज़्यादा पैसा लगा के एक छोटा रिटर्न लेके जाइए. आपको थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ता है और थोड़ा सा क्रिटिकली सोचना भी पड़ता है कि मैं कम इन्वेस्टमेंट करके कम टाइम में बीइंग एट राइट टाइम एट राइट प्लेस एंड मेकिंग मोस्ट आउट ऑफ इट, वो कैसे मैं कर पाऊँ. उसके लिए आप ज़्यादा निकालना. हाँ, क्योंकि एम्बिशन, ये एक एम्बिशन है, कम टाइम में ज़्यादा निकलना एक एम्बिशन है. वो एम्बिशन के लिए आपका स्किल्स को भी आपको उतना होन अप करना पड़ता है. आपके पास अगर स्किल सेट्स आ गए तो आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक्सपोजर बढ़ेगा. एक्सपोजर बढ़ रहा है तो आपका एक्सपीरियंस आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस और बूस्ट करवाएगा. देन यू स्टार्ट कीपिंग ऑन गेटिंग योर अचीवमेंट्स डेली बेसिस में. ऐसा नहीं कि आप एक दिन में सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे. धीरे धीरे ही बने थे सचिन तेंदुलकर भी, तो हम भी धीरे धीरे बनेंगे. तो जो श्रद्धा और सबूरी, ये दोनों, पेशेंस एंड हैप्पीनेस दोनों होना चाहिए. आज मैं अगर बहुत कोशिश किया, कोई चीज़ हो नहीं पाया,
तो उससे मेरा पेशेंस लेवल और स्ट्रांग होना चाहिए और मेरा हैप्पीनेस क्वेश्चन रहना चाहिए, क्योंकि एवरी डे आई एम लर्निंग समथिंग न्यू एंड आई एम फाइंडिंग माई ओन वेज टू गेट फ्यू थिंग्स इन माई स्टोर। ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। बाकी चीज़ देखिए, व्हेन देयर इज ए विल देयर इज ए वे, तो विलिंगनेस के लिए कमिटमेंट होना ज़रूरी है। अगर कमिटमेंट है तो आपका विलिंगनेस, आपको देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, आपको लाइट दिखाई देगा और आप आगे प्रोग्रेस करेंगे। तो देयर इज़ नो शॉर्टकट टू दी हार्ड वर्क, हमको हार्ड वर्क देना होगा, हमको उसके साथ साथ सोचना होगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, चैनलाइज, मोबिलाइज, यूटिलाइज, एक्सप्लॉइट इन ए राइट डायरेक्शन। ओके, जो आपने 4 टर्म्स कहा वो आप उसी तरह एलाबोरेट कर सकते हैं? हाँ, तो अभी जैसे हम पढ़ाई करते हैं, एक 5 साल का बच्चे का पढ़ाई शुरू हो जाता है, एक्सटेंसिव स्टडीज़। 15 साल होते होते वो खुद को एक चैनल, एक माध्यम से लेके आता है, प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल तक आता है, फिर कॉलेज में आता है, तो एक चैनलाइज होता है वो खुद को, हम उसको एक दिशा दिखाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड चैनलाइज। खाली चैनल के साथ साथ आप खुद को मोबिलाइज करना पड़ेगा कि मैं साइंस में अच्छा हूँ, मैं हिस्ट्री में अच्छा हूँ, मैं ज्योग्राफी में अच्छा हूँ, या मैं टेक्नोलॉजी में अच्छा हूँ। वो आप खुद को वो क्वाड्रेंट में आपको बिठाना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड मोबिलाइजेशन। ओके, मोबिलाइजेशन मतलब मुझे क्या सबसे अच्छा पसंद है सबसे? हाँ, कि मैं कहाँ मोबिलाइज हो पाया, मैं खुद को मोबाइल कहाँ पर कर पा रहा हूँ। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे फिजिकली 900 किलोमीटर दूर से आके तो बात नहीं किया, मैंने फ़ोन से बात किया, मुझे पता है बात कैसे करना है, दैट इज़ कॉल्ड चैनलाइजेशन। लेकिन मैंने मोबिलाइज किया, उसको लिवरेज किया थ्रू माई फ़ोन, तो मैं कौन सा सब्जेक्ट में अच्छा कर सकता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड मोबिलाइजेशन। उसके बाद फ़ोन होते हुए भी मैं अगर आपसे बात नहीं किया तो दैट इज़ कॉल्ड नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ माई रिसोर्स। तो दैट इज़ चैनलाइज, मोबिलाइज के साथ साथ मुझे ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा खुद को, तब जाके मुझे कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलेंगे। और एक लास्ट टर्म मैंने ये बोला कि एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का दोनों साइड है, दोनों पहलू है, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिवनेस। तो एक्सप्लॉइट आप पॉजिटिव वे में करते जाएंगे तो ये चैनलाइज, मोबिलाइज, यूटिलाइज को वो लेवरेज करते जाएगा। तो कोई भी चीज़ को हम लोग ये 4 क्वाड्रेंट में तो देखना ही चाहिए, तभी जाके हमको राइट डायरेक्शन मिलेगा और वी विल डीक्लटर ऑल दोज न्यूसेंस एंड डिस्टर्बेंसेस अराउंड एंड वी विल फाइंड आवर ओन वेज विद इन ए शॉर्ट स्पैन। सो वही बोल रहा था मैं कि बीइंग एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, वो सब करने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स को हमको लेना ही होगा। एज ए 20 ईयर्स ओल्ड के लिए मैं बोलूँगा ये चीज़। 44 ईयर्स ओल्ड जो हायर लिमिट है उनके लिए कुछ रास्ते अलग हैं, उनके लिए सोच कुछ अलग है, क्योंकि उनका मैच्योरिटी लेवल, उनका चीज़ें बहुत अलग हो जाते हैं। तो उनके लिए हमारा सोच ऐसा रहेगा कि जो एक्सपीरियंस, एक्सपोजर हमने साथ लिए हैं वो एड ऑन होती है उसमें। हम चैनलाइज, मोबिलाइज, यूटिलाइज, एक्सप्लॉइट के साथ साथ हम लोग ये सोचते हैं कि आर वी डूइंग द जॉब राइट और आर वी डूइंग द राइट जॉब। हाँ, तो मैं ये सब चीज़ हो गया, मुझे सब कुछ आ गया, उसका मतलब ये नहीं कि मैं एपीजे अब्दुल कलाम बन जाऊँगा, ठीक है, मुझे सब टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन उसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कॉन्साइंस क्या कह रही है, मेरा डायरेक्शन क्या है, मैं फुल प्रूफ बैक टेस्टिंग खुद को कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो इतना एक्सपीरियंस लिए हैं उसको, वो दिमाग में मेरे आ रहे हैं क्या, वो स्विच ऑन हो रहे हैं क्या, तो मेरा दिमाग कहाँ पे है, वो मुझे ऑन एंड ऑफ देखना पड़ता है। वो एक 44 ईयर्स ओल्ड का ऑप्टिमल जो एक्सपोजर है वो उस चीज़ को बहुत फोकस कर पाता है, जो कि एक 20-25 ईयर्स के पास होता नहीं है वो स्किल, वो टाइम उसने दिया नहीं है ज़िंदगी में। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको देखना पड़ता है कि भाई मैं कोई आदमी को फॉलो करता हूँ, उसने तेंदुलकर था तो मैं भी सहवाग बन जाऊँगा, वो तो नहीं सोच रहे, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल हैज़ डिफरेंट आइडेंटिटी, डिफरेंट स्किल सेट्स। तो उसको वो खुद को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, खुद को समझना चाहिए कि मैं हूँ कौन। अच्छा, मैं किस फील्ड में आगे बढ़ सकता हूँ, मैं हूँ कौन पहले, मैं हूँ कौन, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरा क्या प्रॉब्लम्स है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मैं स्ट्रेंथ के ऊपर कितना और काम कर सकता हूँ, मेरा वीकनेस क्या है, मेरा वीकनेस वो क्यों सोच रहा हूँ, मेरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है मेरे वीकनेस के पीछे, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं वो वीकनेस को टर्न कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, और मैं दूसरों के लिए क्या थ्रेट हूँ, स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए। तो क्या है, बहुत सारे बुक्स है पढ़ने के लिए, बुक्स पढ़ के आप बोलेंगे ऐसा बुक्स में लिखा है मैं करूँगा, आज की दुनिया में वो नहीं चलता है। तो की ऑपरेटिंग प्रोसीजर लिखा है, आप जाके ट्रेन चलवा सकते हैं, नहीं चला सकते हैं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस चाहिए कि कहीं पे कुछ भी रियल टाइम सिचुएशन, सिनेरियो खड़े हो जाएंगे, तभी आपको बचना है, बचाना भी है लोगों को। तो वो रियल टाइम जो कॉग्निजेंस है वो आपको आना चाहिए एक 44 ईयर्स
ओल्ड के साथ में। तो इसको कहा जाता है कि भाई देखो, आप राइट जॉब करो नहीं, आप जॉब को राइट करो, मतलब अपना दिमाग लगाओ। तो डूइंग राइट जॉब फॉलोइंग की ऑपरेटिंग प्रोसीजर वर्सेस डूइंग जॉब राइट यूटिलाइजिंग योर सेंस ऑफ माइंड विथ एक्सपोजर एक्सपीरियंस यू गैदर्ड थ्रू द ईयर्स। सो ये एक नेक्स्ट लेवल है जो कि एक 44 ईयर्स ओल्ड के लिए ज़्यादा कामयाबी का रास्ता देती है। आपने बीच में एक बुक्स की बातें की थी। आई विल आस्क यू दैट कोई सी 2 बुक जो आपको सबसे पसंद है और आप चाहते हैं कि सबको रीड करना चाहिए। देखिए, मैं स्पेसिफिकली कोई ज़्यादा बुक्स पढ़े नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम तो मेरा बैंकिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्लेटफॉर्म रहा है, तो मैंने टेक्निकल लॉजिकल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। उसके मतलब ये नहीं कि मैं क्वांटिटेटिव टेक्निक में गया तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को नहीं देखा है, लेकिन ज़्यादा फोकस मैंने रहा कि एक बुक नहीं, एक सब्जेक्ट के ऊपर 5-5 बुक पढ़ना चाहिए। क्योंकि आपको, जैसे मैंने बोला, चैनलाइज, मोबिलाइज, यूटिलाइज एंड एक्सप्लॉइट। अगर एक्सप्लॉइट तक जाना है तो हर एंगल का चीज़ों को समझना पड़ेगा कि वो ऑथर क्या बोल रहा है, ये ऑथर क्या बोल रहा है। लेकिन एक क्वालिटी टर्म्स में बोलेंगे तो जैसे शिव खेरा जी ने बोला है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। ठीक है, तो आप और मेरे बीच में कोई फ़र्क थोड़ी है, आप भी बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूँ। आपको जितना स्कोप है ऑक्सीजन लेने का, मुझे भी उतना स्कोप है। हम दोनों के साथ सेम साधन है, लेकिन हम लोग सब एक दूसरे से अलग है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट को हम कैसे रखते हैं। मैं अगर बोलूँगा आई एम सेकंड टू नन, तो मैं जद भावं तद भवति, अगर भाव रहा तो भावना में वो चीज़ हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँगा कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ तो मैं करके जाऊँगा, जद भावं तद भवति। तो आई हैव टू थिंक कि भाई कुछ भी हो जाए मैं करूँगा, आई एम सेकंड टू नन, मैं अद्वितीय हूँ। तो उसके लिए आपको ये सोचना होगा, ये कोई 20 मैच नहीं है कि आप मैच हार गए या जीत गए। लाइफ है, लाइफ का गेम बहुत बड़ा है, उसका स्पैन बहुत बड़ी होती है। तो द गेम इज़ नॉट ओवर अंटिल यू विन। एंड ये भी बोला गया है, फेलियर इज़ पिलर ऑफ सक्सेस। जितने फेल होते हैं वो आपका पिलर बना रहा है घर का, और वही पत्थर से आप बहुत बड़ा महल बना देंगे आप। तो फेल हो रहे हैं, बुरा मत मानिए, आप सीख रहे हैं, एंड वही फेलियर आपको बहुत बड़ा सक्सेस देगा। सो इसलिए क्या बोला जाता है, द गेम इज़ नॉट ओवर अंटिल यू विन। तो जब आप जीत जाएंगे, यू आर ए विनर, एंड विनर डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। सो हाउ यू परसीव इट। मैं एक चीज़ को एक नज़र से देख सकता हूँ, आप दूसरे नज़र से देख सकते हैं, लेकिन जो अटमोस्ट ज़रूरत है, वो जो बढ़िया नज़र है वो देखेंगे तो उसी नज़र से आप बहुत आगे निकल जाएंगे। ये कहना था मेरा। तो बुक्स तो बहुत सारे हैं, तो एक आपको सब्जेक्ट जो किक मिलता है उसको आप पढ़िए। आजकल यूट्यूब में इतने सारे चीज़ है, इतने लोग आते हैं। आपने जैसे मुझे बुलाया, मुझसे कोई सुन सकता है और उसको लगे भाई ये जो बात तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा बोला, तो किसी को कोई भी किक मिल सकता है, राइट। सो वी नीड टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ इन सच ए मैनर दैट टेक्निकली, लॉजिकली, क्वालिटेटिवली उनको लगे कि भाई ये सब जगह टच ही हो रहे और ये चीज़ें आगे जाके मुझे हेल्प करेगा। तो ये चीज़ होनी चाहिए। और सर आपके जो कॉर्ड्स बीच बीच में आप बोल रहे हैं वो एक्चुअली कहीं ना कहीं मुझे रिमाइंड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं तो मैंने रीड किया था। मतलब आपका स्पीचिंग जो तरीका है समझाने का कॉर्ड्स के थ्रू, वन ऑफ द फैंटास्टिक वे, फ्रैंकली स्पीकिंग राइट नाउ। ठीक है, बहरहाल हम इन्वेस्टिंग की बातें कर रहे थे, 18 एंड 20s कि कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके फाइन, आपने बता चुके हैं कि ये हमने स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और भी बहुत तरीके हैं। बट अभी आज के डेट में अगर मैं हाइप की बात करूं तो वो स्टॉक मार्केट है। मैंने जितने अभी तक रिसर्च किया और मुझे जितना पता है, मेरे जो बाकी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हैं सबको स्टॉक मार्केट का। बट व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड रिस्क इन द स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट? बिकॉज अगर मैं सही में बोलूँ तो रिस्क का अगर 100% में से 70% रिस्क होता है, और उसमें से सिर्फ 30% लोग मतलब ऑथेंटिसिटी है मतलब स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में कि हाँ कितना इन्वेस्ट करे तो रिटर्न आ जाए। बट अभी मैं किसी को भी जाके कहूँ ऑन द स्पॉट कि आप इन्वेस्टिंग करना चाहेंगे तो सबको पहले एक ही चीज़ बोलेंगे, यार नहीं वो बहुत रिस्की है। सो दिस इज अ पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडियंस, आई एम नॉट सेइंग, द रिसर्च आर सेइंग। हाँ नहीं, सही बात है। आप किसी के साथ ज़्यादा घुल मिलेंगे तो आपका रेस्पेक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा थोड़ा। बिल्कुल, वो पहले जितना आपको रेस्पेक्ट दे रहा था, आप ज़्यादा घुल मिल गए, भले 15 दिन ही हो, लेकिन वो आपको रेस्पेक्ट देना कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ हद से ज़्यादा मिल गए। तो कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा आपने किए
जो कि हम लोग स्टॉक मार्केट में बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। तो ओवर ट्रेडिंग अगर आपने किए तो आपको पता नहीं चलेगा आपका स्ट्रेटेजी आप यूज़ कर पा रहे नहीं कर पा रहे, तो आप खुद एम्बिगुअस स्टेट में रहेंगे। ये एक चीज़ है। इसलिए कुछ बड़े लोगों ने बोला है कम आओगे तो कम आओगे, मार्केट में कम आओगे, जितना कम आप आएंगे उतना पैसा कमाएंगे। मार्केट में ज़्यादा जाएंगे आप ज़्यादा गवा देंगे। तो कमाओगे तो कमाओगे, ठीक है। दूसरा चीज़, आप अगर ज़्यादा जाएंगे तो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहे हैं एंड आपके बहुत सारे स्ट्रेटजी आप उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो उसी में क्या होता है आप खुद डिस्टर्ब होते हैं और मार्केट में लॉस होना एक बार चालू होता है तो आप उसको स्टॉप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका इमोशन, आपका फियर, आपका ग्रीड, ये सब चीज़ें आगे आ जाते हैं। तो आप एज एन इंडिविजुअल पीछे रह जाते हैं। आपका ग्रीड, आपका फियर, ये सब चीज़ें आपको चलाने लग जाते हैं, फिर आप लॉस करने लगते हैं। तो जैसे मैंने बोला, खुद को चैनलाइज मोबिलाइज करना है और खुद का कॉन्साइंस को यूज़ करना है, तभी जाके आप आगे सक्सेस, चाहे मार्केट हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे केट का एमबीए एग्जामिनेशन हो, यही सब हमने एग्ज़ाम लिख के आगे आके पढ़ाई करके हम जॉब की, यही सब हुआ। पहले तो स्टॉक मार्केट हमारे टाइम में जब शुरू किया था करियर था नहीं उतना। तो ये कोई भी चीज़ आप कीजिए, ये जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, उसको आपको जाना ही है उसके थ्रू। तो ये चीज़। दूसरा चीज़ है, आप मुझे गर्म चाय पीने के लिए दिया अभी, ठीक है, तो मुझे अभी लगा कि नहीं यार बात करना है आर्यन से, तो मैं क्या करूं, पूरा चाय खुद को लेवरेज करने के लिए पूरा चाय एक साथ में पीऊँगा तो क्या होगा, मेरा मुंह जल जाएगा, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं चाय का चुस्की के साथ पीऊँ आपसे बात करते करते, तो वो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। तो स्टॉक मार्केट में पैसा भरा पड़ा है, आप, हाँ भरा पड़ा है। मार्केट इतना बड़ा मार्केट है, आप चाय इतना रखा हुआ है, तो मैं चाय थोड़ा थोड़ा चुस्की में क्यों ना पीऊँ, एक साथ में क्यों पीऊँ। फैंटास्टिक एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल फैंटास्टिक सर। हाँ, तो मार्केट में पैसा पड़ा हुआ है, मैं बोलूँगा, ग्रिड दिखाऊंगा, पूरा पैसा मेरा है, तो पूरा जो भी है वो जाता है। मैं क्या करूँगा, जैसे चाय का चुस्की लेते हैं और आपसे मिठास, बातों का मिठास के साथ, तो मार्केट से भी पैसा आप धीरे धीरे लीजिए, तो वो पैसा आपको मिलेगा। धीरे धीरे लेने के लिए कैपिटल धीरे धीरे लगाना पड़ता है। कैपिटल ज़्यादा लगाएंगे, आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, क्योंकि आप रिस्क ज़्यादा लेते हैं। यहाँ पे जो ज़्यादा दबंग बनता है वो जल्दी मार्केट से वापस चला जाता है, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी होता है। मार्केट में पैसा पड़ा है, आपका पैसों से मार्केट से कुछ पैसा आप बनाएंगे, आपका पैसा ज़्यादा देंगे तो मार्केट में वो चला जाएगा। मार्केट में आपको बीटा बोलते हैं, रिस्क। वो रिस्क कितना मैं लूँ, मेरे पास अगर 100 रुपया है तो मैं 20 रुपया मार्केट में लगाऊंगा, वो 20 रुपया चला गया तो मेरे पास पीछे और 80 रुपया है, उसको उससे और 20 रुपया लगा के जो 20 चले गए उसके लिए मैं कोई नया स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। शुरू में ही पूरा मैं ओपन कर दूंगा मार्केट में मेरा कैपिटल, मैं तो जीरो होके जाऊंगा। तो ये स्ट्रेटेजी हमको समझना चाहिए, काम आना चाहिए। चाय का चुस्की है ये। ठीक है, फाइन सर। अभी लेट बैक टू द वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, जो कि आज के डेट में ना बहुत ज़्यादा हाइप है, फाइनेंस के रिलेटेड है। एनी केसेस आपको क्या लगता है वो क्या होगा? फाइनेंस के रिलेटेड है, बैंकिंग के रिलेटेड है, और बहुत सारे फ्रॉड्स भी हुए हैं। एक आपको हिंट, आपको क्या लगता है क्या चीज़ होगा? मैं आप बताइए, खुल के बताइए। मैं बैंकर हूँ, मैं कैसे? ओके, सो द क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा टर्म है जो अब सुनते ही सबके दिमाग में पहले एक ही चीज़ आती है, एक ही क्लिक होता है, इट्स अ फ्रॉड। बिकॉज ये क्लिक इसलिए होता है क्योंकि जो प्रीवियस जितने भी रिस्पॉन्स थे क्रिप्टो करेंसीज के लेके, मिनिमम फ्रॉड थे, फ्रॉड, स्कैम्स, आप जो भी कह सकते हैं। आपको मेरे से आपको ज़्यादा पता है, इसलिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या ये क्रिप्टो करेंसी मीन्स क्या इसका रोल है एज ए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में यंगर जनरेशन को लेके? बिकॉज अभी क्रिप्टो करेंसी, तो मेरे दिमाग में पहला चीज़ यही आएगा, मुझे लगता है बाकियों के दिमाग में भी। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मैंने बहुत लोगों को पूछा, फ्रेंड्स, फैमिलीज को, क्रिप्टो करेंसी, अरे वो फ्रॉड है भाई, उस उधर जाओ मत, वो सब चीज़ें मत सोचो। इवन अभी इंडियन स्टॉक मार्केट बेटर है। सो देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक स्ट्रीम लाइन है बिजनेस में, स्टॉक मार्केट में जैसे ये एक एंटिटी है। और क्रिप्टो करेंसी को लेके मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आई हैव वर्कड विद JP Morgan Chase, क्रेडिट स्विस, डॉयचे बैंक, अभी मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में हूँ। तो क्रिप्टो करेंसी को मैंने JP Morgan में लिस्टेड होते हुए देखा है, एंड क्रिप्टो करेंसी को मैंने डील किया है, क्योंकि मैं वैल्यूएशन कंट्रोलर था उधर। तो क्रिप्टो करेंसी कैसे वैल्यू होता है, क्या है, देखा है। ये एक रिस्की एलिमेंट है,
इसमें इसका लेवरेजिंग जो है 100 टाइम्स होता है। आप कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा मार्केट में लेवरेज कराते हो अपना कैपिटल को, और उसमें जो रिटर्न होता है वो लेवरेज्ड अमाउंट के ऊपर आपको कैपिटल में रिटर्न मिलता है। तो वो अगर आपके फेवर में है तो आपने बहुत पैसा कमा लिया, वो अगर आपके फेवर में नहीं गया तो आपने बहुत सारा गंवाने का। तो वो एक रिस्की एलिमेंट है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी को वो मान्यता नहीं दी है, क्योंकि हम लोग के पास वो स्किल है, वो नॉलेज है, हम उसको कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। जैसे बोलते हैं ना, साइंस इज़ ए गुड सर्वेंट बट ए पुअर मास्टर। साइंस आपको पता है गाड़ी कैसे चलाना है तो इट्स ए गुड सर्वेंट, आपको लेके जाएगा 100 किलोमीटर 1 घंटे में। आपको चलाना ठीक नहीं आता है, आपको जल्दी जाना है, गाड़ी चलाना चालू किया आपने, पुअर मास्टर आपको कहाँ लेके डुबा देगा। तो ये क्रिप्टो करेंसी भी वैसा चीज़ है, आपको अगर उसको यूसेज उसका इस्तेमाल करना आता है, स्ट्रेटजीज आपको पता है, करेंसी बिहेवियर पता है, तो आप उसको यूटिलाइज करो। ये एक यूनिडायरेक्शनल था, जब शुरू हुआ था 2017-18 में, ये पूरा बढ़ते जा रहा था, लोगों ने बहुत इन्वेस्टमेंट किए। लेकिन उसके बाद कोई भी चीज़ बहुत फास्ट डेवलप हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मान के चलो कहीं ना कहीं वो गिरेगा वो, क्योंकि साइन कर्व, 10 कर्व, जितने भी हम लोग टेक्निकल कर्व्स देखते हैं वो ऊपर जाता है तो नीचे आता है। तो वो जब एक ब्रेक इवन पॉइंट में आया, लोगों ने ग्रिड के साथ उधर पेशेंस दिखाया, उससे उनका जो भी कैपिटल था, जो भी कमाए थे और जो कैपिटल था, दोनों गवा दिए उन्होंने। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी को लेके इंडिया में थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट रूल्स बन चुके हैं, एंड वो कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि हम लोग चीज़ों को ठीक से समझते नहीं, पैसे कमाने के चक्कर में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और उसमें लॉस होने के बाद देयर इज़ नथिंग टू थिंक अबाउट, क्योंकि सब गया आपके। तो इसलिए क्रिप्टो करेंसी को कहीं ना कहीं इंडिया में वैल्यू नहीं किया जाता, लेकिन जो बिग फार्म्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो तो करते ही है, इंटरनेशनली होते हैं, और उसमें भी लोग पैसा बनाते हैं। जो जितना रिस्कियर है उसमें भी उतने रास्ते हैं बनाने के लिए। जैसे रूल्स बनते हैं, रूल तोड़ने के लिए बोला जाता है, तो हर कोई चीज़ में लूप होल्स है, तो वो लूप होल्स को समझना है, उसके लिए आपको टेक्निकली बहुत साउंड होना पड़ता है, और वो बहुत कम लोगों को जानकारी रहता है, क्योंकि ये खाली नॉलेज नहीं होता है, प्रैक्टिस में आते हैं। तो हमारे पास एक्सपोजर उतना कहाँ है, हम लोग उतना कहाँ रिलीजियसली सोचते हैं कि भाई मुझे वो लेवल पे जाना है। अगर आप वो लेवल पे जाके वो चीज़ को कर पाते हैं तो दैट्स रियली नाइस। गवर्नमेंट आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा टैक्स अमाउंट ले लेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन आप कर पाओगे क्या, वो तो दिखाना है मार्केट में जाके। सर आपको पता होगा इंडिया में भी बजट सेशन शेड्यूल हो चुका था, अभी आ चुका है, राइट? आपने देखे होंगे, ऑफ कोर्स यू आर इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, तो पूछने की जरूरत नहीं है। तो कैपिटल गेन्स टैक्स, चाहे वो लिस्टेड इक्विटी या मतलब इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हो, कुछ भी हो, और यूनिट्स, बिजनेस ट्रस्ट के शॉर्ट टर्म्स आप देखे होंगे, शॉर्ट टर्म्स कैपिटल गेन्स टैक्स, जो कि पहले आई थिंक 15% थे, आज वो रिड्यूस वो इंक्रीज होकर 20% कर दिया गया, आपको पता होगा। तो एक तो 10 से 12.5 भी हो गया। हाँ राइट, तो मिडिल क्लास लोगों को लगता है कि उनके खिलाफ हुआ है ये सब चीज़ें। जितना हमने रिसर्च किया अभी पॉडकास्ट से पहले, तो बहुत लोगों का, इंडियंस का, मतलब मिडिल क्लास जो थे इंडियंस के, वो सोचते हैं कि उनके खिलाफ हो गया, बिकॉज शॉर्ट टर्म गेन्स यानी हम एक दिन में कुछ कर रहे हैं, मतलब इन द सेंस ऑफ 1 ईयर का कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इमीडिएटली उसको 1 ईयर के अंदर सेल कर दे रहे हैं। सो पहले जो 100 रुपीज़ हमने प्रॉफिट कमाए, तो उसमें से 15 रुपये हम गवर्नमेंट को देते थे एज अ टैक्स, बट आज 20 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो 80 रुपीज़ ही प्रॉफिट हुआ, 20 रुपये तो लॉस हुआ। सो ये मिडिल क्लास लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट अब और भी, मतलब लोगों को लग रहा है कि ये गलत है, हमारे खिलाफ तो बहुत हुआ है। हाँ, कैपिटल गेन टैक्स शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस है जो कि आपका ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है, ये सब थोड़ा बढ़ गए हैं। उससे ये सब बढ़ा जाने का 2 रीज़न है। एक तो मार्केट में स्मॉल प्लेयर्स बहुत सारे आ गए हैं, और पैसा बैंक में जो उनका खाता में जो डिपॉजिट था, वो पैसा वो बैंक से उठाते हैं और वो मार्केट में डालते हैं। तो उससे क्या होता है, बैंक का जो डिपॉजिट पूरा डिप्लोर हो गया, तो बैंक का जो बिजनेस था वो ख़त्म हो गए, तो बैंक नीचे आ रहे हैं, और वो डिपॉजिट क्या हो रहा है, मार्केट में लोग पैसा डाल रहे हैं और पैसा गंवा रहे हैं। आप में वो पैसा सब गंवा रहे हैं, कमा रहे हैं कौन, बड़े मछली। छोटे मछली बैंक से पैसा निकाला है, और सब मछली मिलके बड़े मछली को, एक बड़ा मछली 1 या 2 रहेंगे, उनका पेट भर रहे हैं। तो उससे मार्केट क्या होगा, डिस्टर्ब होता है। सर आपको क्या लग रहा है, ये गलत हुआ है ऐसे?
हमें थोड़ा सा ये स्टोरी है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो मार्केट में कहीं ना कहीं भाई देखिए सिमेट्रिसिटी बोलता हूँ कि एक पॉइजनेस, जैसे एक इंसान, एक सुलझा हुआ इंसान इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, उसको ज़्यादा हैप्पीनेस मिल गया तो वो एक्सप्रेस नहीं करता, ज़्यादा दुखी है वो रोता नहीं है सबके सामने, भले अंदर ही रोता हो, लेकिन वो एक सिस्टमेटिक एक क्या बोलते हैं मैच्योरिटी इंसान का निशान होती है। तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टोइसिज्म, STOIC, स्टोइक। तो वो मार्केट में भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे आप खुद का इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं, वैसे हमारा इंडिया एज ए कंट्री में फाइनेंस भी डाइवर्सिफाई होना चाहिए। बैंक में भी डिपॉजिट होना चाहिए ताकि वो लोन दे सके, जिसको लोन का ज़रूरत है वो ले सके। लोन लेके आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आप खुद को डेवलप कर रहे हैं या बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, उससे आपको इनकम होता है, तो आपका इनकम डाइवर्सिफाई होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे छोटे लोग मतलब छोटे मछली, बैंक के जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख सब पैसा लाके वो क्या सोच रहे हैं, मैं मेरा पैसा डबल करना है, मेरे को 5-6 साल में नहीं डबल करना है बैंक में, मुझे 2 दिन में डबल करना है, 5 दिन में डबल करना है। तो क्या करते हैं, मार्केट में डालते हैं, उनको कोई स्ट्रेटेजी पता नहीं है, उनको कोई मिसगाइड कर दिया, जो भी हुआ वो पैसा चले जाते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया। उसके वजह से क्या होगा, जो छोटे लोग मतलब कोई आदमी का आइडेंटिटी को छोटा नहीं कर रहा हूँ, जो कैपिटल छोटे वाले लोग हैं वो पैसा ज़्यादा ना लगाए, क्योंकि भाई आप मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, आपको इतना गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो एक कैविएट, एक वार्निंग दे रहा है मार्केट को, ठीक है, वो एक अच्छा पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। एक दूसरा पॉइंट आपने जो बोला है, देखिए हर कॉइन का दो पहलू होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव ये है कि भाई ठीक है, हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए टैक्स के जरिए से पैसा कलेक्ट करेंगे और डेवलप करेंगे, लेकिन ये मार बड़े लोगों को होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। उनका एक लेवल होना चाहिए कि भाई ये 100 करोड़ के ऊपर है, इसका टैक्स बढ़ा दो, ये अगर 50 करोड़ के नीचे है, इसका टैक्स जो था पहले का रखो। तो ये कहीं ना कहीं एक पैरिटी लेके आना पड़ेगा, नहीं तो छोटे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके ऊपर मार पड़ता रहेगा। अगर मिडिल क्लास लोग स्टॉप हो गए तो फिर दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बड़े मछली बहुत कम है और जो गरीब है वो तो गरीब है, उनके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मिडिल क्लास ही जो है वो सबको दोनों साइड के लिए कंट्रीब्यूट करता है, उसको ही हम रोकेंगे, उसका सांस रोकेंगे तो देश का सांस रुक जाएगी। तो ये चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अगर मेरा मैसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचती है तो ये पहुंचनी चाहिए और ये एहसास होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और वो जो कर रहे हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वो सब चीज़ें एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम लाने के लिए कर रहे हैं, टेक्निकली करेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको वो मैथमेटिक्स लेके आना है कि जो मिडिल क्लास है वो सफ़र ना हो। वो मुझे लगता है कि अगले साल का बजट तक ये चीज़ को वो इंट्रोस्पेक्ट करके कुछ चेंजेस करेंगे। ओके, सो फाइन, लेट्स गो अहेड विद दिस नाउ। सो सर, अब मैं ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ये मेरा होगा आपसे कि आप आज वाइस प्रेसिडेंट हैं, बहुत सारे कंपनी से पहले रह चुके हैं और आज है भी, डच बैंक में रह चुके हैं, फिर JP मॉर्गन बैंक में रह चुके हैं और फिर आज स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में है आप वाइस प्रेसिडेंट। सो आपको फाइनेंस एंड बैंकिंग का ऑफकोर्स नॉलेज है, फॉर श्योर, इट्स नॉट अबाउट, इट्स एक्चुअली गारंटेड। ओके, सो जो फाइनेंस फील्ड में जो आ रहे हैं यंग जनरेशन, बैंकिंग में जो यंग जनरेशन आ रही है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे इस फाइनेंस एंड बैंकिंग कैटेगरी में, इन द फील्ड ये कैसी है, मीन्स उनको कैसे इसमें ग्रो करना चाहिए और आप जैसे एज ए प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहिए? जी जी जी, थैंक यू। सो पहले तो फाइनेंस एक ऐसा चीज़ है या अकाउंटिंग ऐसा चीज़ है, ये एक आर्ट है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन्स इवेंट which in part of at least of a financial character and interpreting the result thereof। तो हमको ये समझना चाहिए कि क्या फाइनेंशियल है क्या नॉन फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल्स का वैल्यू क्या है, उसको कैसे सोचना चाहिए, वो मुंडेन चीज़ों से कैसे अलग है। और उसके लिए जो स्टडीज़ हैं, हमको बेसिक स्टडीज़ है, गोल्डन प्रिंसिपल्स है, कॉन्सेप्ट्स है, कन्वेंशंस है, रूडिमेंट्स है फाइनेंस का, वो हमको समझना चाहिए। उसके साथ साथ हमको कोई क्वालिफाइड सर्टिफिकेशंस लेना चाहिए जो कि आपको आगे जाके एक नॉलेज खाली क्यों ना हो, ब्रेक भी मिले आपको अच्छा,
जैसे आजकल सर्टिफिकेशन कोर्सेस है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट FRM हो गया, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गया, इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गया, या बाहर देशों में अगर सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स हो गए, और ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेस है। ये सब कोर्सेस हमको लेना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ कोर्सेस में ऐसे पेडागोजिस हैं जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं जो कि बहुत इडियोसिंक्रेटिक है प्रोडक्ट्स। जैसे हो गया रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स हो गया, तो रिस्क मैनेजमेंट में आपका रिस्क वेटेड एसेट्स आता है, लिवरेज एक्सपोजर आता है, लिक्विडिटी आता है, नेट स्टेबल फंडिंग होता है, लॉस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे मेजर करते हैं वो आता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फंड कैसे कैपिटल सप्लाई डिमांड को पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम में लेके आना है, रेगुलेटरी नॉर्म्स क्या है, रेगुलेटरी कैपिटल कैसे इस्तेमाल होती है, इकोनॉमिक कैपिटल रन ऑफ द बैंक के लिए क्या चाहिए। मेरा बैंक में एसेट जो होता है वो डेबिट वैल्यूड होता है, तो उसको क्रेडिट वैल्यू करते हैं क्योंकि उसका वेट भार कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिस्क। तो वो जब कम होता है उसका क्रेडिट वैल्यूएशन एडजस्टमेंट हम करते हैं। तो करंट एक्सपेक्टेड लॉस एक्सपोजर क्या है उसको हम लोग कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, वो फेयर वैल्यूएशन स्टैंडर्ड में कहाँ फॉलो होता है, वो फेयर वैल्यूएशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। फेयर वैल्यूएशन अगेन वो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के ऊपर है। तो ये सारे नॉलेज हमको कहीं ना कहीं होना चाहिए। एक ओशन है फाइनेंस, उसमें आप प्रोडक्ट्स में जाएंगे, डेरिवेटिव्स में जाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे, कंट्रोल फंक्शंस में जाएंगे, कैपिटल में जाएंगे, ट्रेजरी में जाएंगे, रेगुलेटर्स में जाएंगे, इकोनॉमिक कैपिटल जाएंगे, ये बहुत सारे फैसेट्स हैं। और एक बैंक में बहुत सारे डिविजन्स भी है, ट्रेजरी के साथ साथ एसेट मैनेजमेंट है, वेल्थ मैनेजमेंट है, रिटेल बैंकिंग है, प्राइवेट बैंकिंग है, कॉर्पोरेट रिटेल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सारे डिवीज़न को आपको कमेंसुरेट करना होगा। तो एक नॉलेज आपको अच्छा आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं होगा, होता है, लेकिन वी हैव टू डू फ्यू सर्टिफिकेशन कोर्सेस एंड स्पेशल इंटरेस्ट भी होना चाहिए। इसमें तो मैंने मार्केट का बात नहीं किया, मार्केट भी एक बड़ा प्लेयर है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एडवाइजरी, प्रॉप ट्रेडिंग, सब चीज़ों के लिए। तो ये सब चीज़ें हमको कहीं ना कहीं आना चाहिए, जो कि हम लोग प्रयास करके आगे ले सकते हैं। क्योंकि अगर फाइनेंस फील्ड में आपको आगे जाना है तो ये सारे चीज़ के ऊपर आपको बात करना आना चाहिए। और ये सारी चीज़ें इतना टेक्निकली है चीज़ें इन्वॉल्व कि आपको एक सीधा आंख में दिखता नहीं है, इसमें बहुत सारे एनालिसिस रहते हैं और वो चीज़ों को भी हमको स्किल एंड होनफुलनेस के साथ आगे जाना चाहिए। Okay, I hope this helps our audience who are means thinking to going in the financial fields and banking fields itself. So actually मेरा सपना था कि मतलब लोगों से, बहुत सारे वाइस प्रेसिडेंट्स और जितने भी फाउंडर्स एंड CEOs हैं उससे मैं मिलूँ जितना हो सके और उनका मैं नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ और वो मेरे लाइफ में मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। एंड ऑफ कोर्स सर मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। ऑफ कोर्स एवरी आफ्टर पॉडकास्ट मैं बैठता हूँ और कुछ 10 चीज़ें नोट डाउन करता हूँ कि मैं आपसे इस पॉडकास्ट से मैं क्या सीख सकता हूँ एज माई सेल्फ, और मुझे लग रहा है ऑडियंस को भी करना चाहिए ये चीज़। सो मैं बस एक लास्ट क्वेश्चन सबके लिए करना चाहूँगा, चाहे वो मेरे लिए भी हो और शायद सबको यूजफुल होगा, कि आप इतना वाइस प्रेसिडेंट है, इतने सारे कंपनीज में रह चुके, इतने सारे एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं, आप हैज़ अ कॉमन चीज़ क्या कहना चाहेंगे जो सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, जो कि आप वो फॉलो करते आए हैं? सक्सेस एक जर्नी है। तो सक्सेस का कोई डेफिनेशन नहीं है, कहीं आदि नहीं, कोई अंत नहीं। लेकिन हैप्पीनेस एक ऐसा चीज़ है जो आपको सब जगह खड़ा कर सकता है। अगर आप हैप्पी है तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने शुरू में बोला है, आप अद्वितीय है, सेकंड टू नन है। आप खुद को पहचानिए एंड हैप्पी रहिए। सक्सेस अपने आप एक जर्नी होकर आपके साथ हर लम्हे आपके साथ रहेगी। राइट टाइम पे राइट प्लेस में रहिए, चीज़ें अपने आप आएगी। और राइट जॉब कीजिए, देखिए आपका कद भी बढ़ेगी और आप खुशी से अपना ज़िंदगी भी निभा सकते हैं। Oh, thank you Sujay sir for being with us journey story. So this is Aryan Gupta signing off for today. Keep growing, just watching. This is journey story.